हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करेंगे कैलोरीमेट्री के पीवाईक्यूज यानी कि आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स में कैलोरीमेट्री चैप्टर से आज तक 2014 से लेकर के लास्ट ईयर 2023 तक जो भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ गए वो सारे हम अभी सॉल्व करेंगे। तो चलो करते हैं शुरू 2023 के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू है, लिखा हुआ है स्पेसिफिक लेटेंट heat of a substance. Number A is directly proportional to the mass. Number B is directly proportional to the change in the temperature. Number C depends on the material. And number D is inversely proportional to the mass. Specific latent heat जो है वो material पे depend करता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस X इज 1900 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स ए है सब्सटेंस X एब्जॉर्ब्स 1900 जूल फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। तो इसमें केजी का कुछ पार्ट नहीं आ रहा है तो ये नहीं हो सकता। नंबर बी 1 kg ऑफ सब्सटेंस X एब्जॉर्ब्स 1900 जूल हीट फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। हाँ, इसमें सारी चीज़ें आ गई, 1 kg भी आ गया, 1900 जूल भी आ गया और 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो गया और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन भी है। तो बी जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ना आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्मल कैपेसिटीज या जिसको हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं, थर्मल कैपेसिटीज ऑफ अ सब्सटेंसेस ए एंड बी आर सेम। If mass of A is more than mass of B, then number A, which substance will have more specific heat capacity? देखो थर्मल कैपेसिटीज दोनों का सेम है, राइट? और थर्मल कैपेसिटी जो है उसका फॉर्मूला है m मल्टीप्लाइड बाई c, दैट इज मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब सोचो दोनों की थर्मल कैपेसिटीज तो सेम है और m और c मतलब मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में a का मास ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी और B का मास कम है यानी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है किसकी विच सब्सटेंस विल हैव मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो क्लियरली समझ में आ गया कि वो सब्सटेंस B है, तो B विल बी द करेक्ट आंसर। एंड नंबर बी क्वेश्चन में पूछ रहा है विच सब्सटेंस विल शो ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर इफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू बोथ। अब देखो हीट दोनों में सेम आ रहा है और हीट जो है उसका फॉर्मूला क्या है, पहले मैं वो लिख देती हूँ। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ओके, और m इंटू सी का मतलब होता है, ठीक है, m इंटू सी का मतलब होता है थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी तो दोनों की सेम ही है और यहाँ पे बोल रहा है कि हीट सप्लाई भी सेम है यानी Q भी सेम है, Q भी सेम है, MC भी सेम है। तो क्वेश्चन बोल रहा है किसका ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर होगा, किसी का भी नहीं होगा। अगर T ग्रेटर हो जाता है तो Q बढ़ जाएगा, ठीक है। MC और Q अगर इक्वल है इसका मतलब T जो है वो भी दोनों का बराबर ही है। तो इसका आंसर होगा कि बोथ विल शो सेम राइज इन टेम्परेचर, मतलब किसी का ग्रेटर राइज नहीं होगा बिकॉज उनको सेम अमाउंट ऑफ हीट मिल रहा है और उनकी थर्मल कैपेसिटीज भी सेम है। तो यही मैंने लिख दिया कि बोथ सब्सटेंसेज विल शो इक्वल राइज इन टेम्परेचर एज देयर थर्मल कैपेसिटीज आर द सेम एंड सेम अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू बोथ। क्लियर है ना? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 200 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया है। देखो एक सब्सटेंस है जो है आइस, कितने डिग्री में? 0 में। अगर मैं इसको गर्म करूँ तो सबसे पहले ये मेल्ट होगा, तो हीट एनर्जी जो हमको चाहिए, ठीक है, वो जो पूछ रहा है पहले तो मेल्ट करते टाइम कितनी हीट एनर्जी है, दैट इज ml, वो हमको चाहिएगा। फिर प्लस उसके बाद में वो वाटर में चेंज हो गया, अब उस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री तक बढ़ाना है यानी कि MC डेल्टा टी, ठीक है। तो ये दोनों मुझे निकालना है, तो उससे और दोनों को ऐड करना है तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं ml निकालती हूँ। तो ml मतलब कि जो हीट चाहिए आइस को मेल्ट करने के लिए, तो m है 200 ग्राम और स्पेसिफिक लेटेंट हीट 336 है। ये भी जूल पर ग्राम है इसीलिए मैंने 336 एज इट इज़ ले लिया। ये एक पार्ट तो ml का आ गया, ठीक है। और उसके साथ में मुझे MC डेल्टा टी भी रखना है, ठीक है। MC डेल्टा टी मतलब जब वो वाटर में चेंज हो जाएगा और फिर 100 डिग्री तक उसका टेम्परेचर बढ़ाना हो तो उसमें m तो वही 200 ग्राम है, ठीक है।
C is specific heat capacity of water, that is 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो ले लिया. और चेंज इन टेम्परेचर 0 से 100 तक पहुंचा है, 100 माइनस 0, 100 माइनस 0 लिख दो, या फिर चाहो तो सिर्फ 100 भी लिख सकते हो सॉल्व करके. मैं एक बार समझाने के लिए 100 माइनस 0 लिख देती हूँ. ठीक है, अब बस मैं इसको सॉल्व करती हूँ. तो आ गया हमारा आंसर 1,51,200 जूल टोटल हीट एनर्जी, हमारा आंसर हो गया. समझ में आ रहा है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. लिखा है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. नंबर बी नेम द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग अ कैलोरीमीटर. और नंबर सी राइट वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल चोजन फॉर मेकिंग अ कैलोरीमीटर. देखो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री तो मैं अभी लिख देती हूँ. मटेरियल कॉपर यूज होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये है कि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होता है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये भी बता सकते हो. तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर है व्हेन अ हॉट बॉडी इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद अ कोल्ड बॉडी देन हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी प्रोवाइडेड देयर इज नो हीट लॉस इन द एनवायरनमेंट. और मटेरियल जो मैंने बताया और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी वही लिख दी. अब आते हैं 2022 सेमेस्टर 2 के पेपर में. क्वेश्चन नंबर मतलब उसका पहला क्वेश्चन नंबर 6 है. इफ वाटर absorbs 4,000 joule heat to increase the temperature of 1 kg water through 1 degree centigrade, then the specific heat capacity of water is specific heat capacity of water होना चाहिए 4,000 जूल पर kg पर डिग्री सेंटीग्रेड. ये मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो अब मैं ध्यान से देखती हूँ. पहला लिखा है 4 जूल पर kg, नहीं, ये 4,000 जूल होना चाहिए, तो ये तो रॉन्ग है. नंबर बी 400 जूल पर ग्राम, नहीं. नंबर सी 4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि जब मैं 1 kg यानी 1000 ग्राम, इसको जब मैं 1 ग्राम के हिसाब से निकालूं तो मैं 4000 को डिवाइडेड बाई 1000 करूंगी, तब 4 हो जाएगा. तो 4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, सी आंसर करेक्ट होगा. ना आते हैं नंबर 7 में. वाटर इज यूज्ड इन कार रेडिएटर्स बिकॉज नंबर ए इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नंबर बी इट कंडक्ट्स हीट फास्टर एज कंपेयर टू अदर सब्सटेंसेस and cools the engine quickly. Number C, its specific heat capacity is very low. Number D, its specific heat capacity is very high, so it can cool the engine without a greater increase in its own temperature. This is the correct option. आप लोगों ने भी ये पढ़ा है कि हम वाटर को यूज़ करते हैं कार रेडिएटर्स में बिकॉज उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. पहला पार्ट है गिवन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर कॉपर टू बी यूज एज अ मटीरियल फॉर कैलोरीमीटर. कैलोरीमीटर में हम कॉपर को ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो ये खुद ज़्यादा हीट नहीं लेता, मटीरियल्स को दे देता है. एंड कैलकुलेट द थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ वाटर. ये भी मैं बताती हूँ, पहले ए कर लें. तो ये तो मैंने फर्स्ट का आंसर लिख दिया ए का. और बी में क्वेश्चन पूछ रहा था कैलकुलेट द थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ वाटर. थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है m इंटू सी, दैट इज मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. मास भी दिया हुआ है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दिया हुआ है, तो हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं. बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ 40 ग्राम और यहाँ पे जूल पर kg है, तो कोई एक को चेंज हमको करना पड़ेगा, तो वो मैं कर देती हूँ. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है m इंटू सी. ठीक है, मास 40 ग्राम है, मल्टीप्लाइड बाई, हम 4200 की जगह 4200 डिवाइडेड बाई 1000, दैट इज 4.2 से कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 168 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. वाई डज इट बिकम कोल्डर आफ्टर अ हेल स्टॉर्म दैन ड्यूरिंग और बिफोर द हेल स्टॉर्म. जब हेल स्टॉर्म हो जाता है तो जो आइस होती है वो मेल्ट होने के लिए अपने सराउंडिंग से हीट लेती है, और बिकॉज आइस का स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है वो ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा हीट खींचती है, दैट इज़ वाई इट बिकम्स कोल्डर आफ्टर अ हेल स्टॉर्म. तो यही मैंने लिख दिया कि इट इज़ जनरली कोल्ड आफ्टर हेल स्टॉर्म देन ड्यूरिंग एंड बिफोर इट, बिकॉज आफ्टर द हेल स्टॉर्म आइस एब्जॉर्ब्स द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट्स मेल्टिंग फ्रॉम द सराउंडिंग्स. एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस या फ्यूजन ऑफ आइस लिखना चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, fusion of ice is very high, so the temperature of the surroundings fall further down and we feel colder. Now number B था, if two bodies have the same specific heat capacities then they will always absorb the same amount of heat if their temperature increases by the same amount. State whether the given statement is true or false.
नहीं, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, क्योंकि देखो बिकॉज जो हीट एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मास ज़्यादा होगा तो हीट एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। और यहाँ लिखा है कि दो बॉडीज है, तो हीट एनर्जी जो है वो मास इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है, चेंज इन टेम्परेचर सेम है, बट मास तो डिफरेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि उनका अमाउंट ऑफ हीट लिया हुआ भी सेम हो। सो दिस इज फॉल्स। तो इसके आंसर में भी मैंने यही लिखा है कि इट इज फॉल्स। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, सो इफ मासेज ऑफ टू बॉडीज आर डिफरेंट देन दे विल एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सम है जो कैलोरीमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स होते हैं, उनमें से एक ये सम भी है। लिखा है मेटल पीस ऑफ मास 420 ग्राम प्रेजेंट एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज ड्रॉप्ड in 80 gram of water present at 20 degree centigrade in a calorimeter of mass 84 ग्राम। ओके, तो एक मेटल पीस है जिसको हमने पानी में डाला और वो पानी एक कैलोरीमीटर में है। इफ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड देन कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल पीस। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर और कैलोरीमीटर दिया हुआ है। तो पहले क्या क्या चीज़ दी हुई है तीनों की, वाटर की, कैलोरीमीटर की और मेटल की, वो मैं लिख देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है, मेटल, कैलोरीमीटर और वाटर, तीनों का मास दिया हुआ है। क्योंकि वाटर कैलोरीमीटर में है तो दोनों का इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री है और मेटल का दिया हुआ है 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। सबका फाइनल टेम्परेचर 30 डिग्री पे आ जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस कैलोरीमीटर और वाटर की दी हुई है और मेटल की हमको निकालनी है। मैंने कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी में ग्राम में, मतलब जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में लेकर के आ गई। तो अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। यहाँ पे हीट लॉस हो रहा है मेटल का और हीट गेन हो रहा है कैलोरीमीटर एंड वाटर का, तो हम अलग अलग करके निकाल लेते हैं तो थोड़ा सा इजी रहेगा। तो हीट लॉस्ट बाय मेटल पहले मैं निकाल देती हूँ, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय मेटल m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो m इंटू सी इंटू डेल्टा टी क्या हुआ, मेटल है 420 ग्राम m, c इसका हमको निकालना है और डेल्टा टी 80 है और 30 हो गया, तो यानी कि 80 माइनस 30 है। अब इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ, तो मेरा आंसर आ गया 21,000 C, इतना जूल एनर्जी, हीट एनर्जी आया है। अब हीट गेन्ड बाई कैलोरीमीटर भी निकाल लेते हैं, हीट गेन्ड बाई वाटर भी निकाल देते हैं, सेम फॉर्मूला m इंटू सी इंटू डेल्टा टी से। तो देखो हीट एनर्जी गेन बाई वाटर में वाटर का मास 80, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 और राइज इन टेम्परेचर 30 जो फाइनल है और इनिशियल 20, तो 30 माइनस 20 सॉल्व किया तो 3360। कैलोरीमीटर में 84 मास है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.2 और राइज इन टेम्परेचर सेम है जो वाटर का था 10, तो इसका 168 आया। अब मैं लिख देती हूँ कि बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। तो हीट लॉस्ट भी हमको पता है, हीट गेन्ड भी हमको पता है, दोनों लिख देते हैं। ये हीट लॉस्ट है 21,000 C और हीट गेन्ड है 3360 और 168 कैलोरीमीटर और वाटर दोनों का। अब मैं C की वैल्यू बहुत आराम से निकाल लूँगी, तो मेरा C आया 0.168 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ मेटल आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है फ्रॉम द ग्राफ ऑफ हीटिंग कर्व गिवन बिलो स्टेट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। नाउ ये सब्सटेंस जो है ये दो बार इसके स्ट्रेट लाइन्स आ रही है, मतलब एक बार मेल्ट हो रहा है और एक बार बॉयल हो रहा है। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है पहला जो स्ट्रेट लाइन है वो 40 डिग्री में है और नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन जो है वो 160 डिग्री में है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 160 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो ऐसे ही लिख दोगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये 2020 से है। लिखा है टू मेटेलिक ब्लॉक्स P and Q हैविंग मासेज इन रेशियो 2:1 आर सप्लाइड विद द सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो P का मास ज़्यादा है और Q का मास कम है, लेकिन दोनों को हीट एनर्जी सेम मिल रही है। If their temperatures rises by same degree, compare their specific heat capacity. ना हमको पता है कि हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, और यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों को सेम हीट मिल रहा है, मतलब P का m इंटू सी इंटू डेल्टा टी और Q का m इंटू सी इंटू डेल्टा टी दोनों इक्वल है। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ। हाँ, तो इतना मैंने लिख दिया कि सिंस हीट सप्लाइड एंड राइज इन टेम्परेचर इज सेम फॉर बोथ P and Q, therefore
P का m इंटू सी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू Q का m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। m और c में कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए दोनों में Q लगा दिया और P लगा दिया, जैसे क्लियर हो जाए, लेफ्ट साइड वाला P का है और राइट साइड वाला Q का है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली कि इफ देयर टेम्परेचर राइजेस बाय सेम डिग्री, यानी कि इनका डेल्टा टी इक्वल है, डेल्टा टी इक्वल है तो दोनों का कट ही हो गया डेल्टा टी, ठीक है। अब हमारे पास बचता है एक साइड में m इंटू सी, दूसरे साइड में भी m इंटू सी। अब हमको चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कंपैरिजन, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो मतलब कि Cp अपॉन Cq चाहिए, दैट इज इक्वल टू क्या हो रहा है mq अपॉन mp, करेक्ट। और mq अपॉन mp तो हमको पता है, mq अपॉन mp नहीं पता हमको, यहाँ पे mp अपॉन mq मतलब कि मास ऑफ p अपॉन q पता है 2:1, तो q अपॉन p क्या होगा 1/2 या 1:2। तो जो कंपैरिजन था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वो भी आ गया हमारा, दैट इज 1:2। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है डिफाइन हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, तो हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस हो गया अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। वो बॉडी का मास कुछ भी हो सकता है, एंटायर बॉडी का मास हो सकता है। ओके, एंड ऐसा यूनिट हो गया हीट कैपेसिटी का जूल पर केल्विन। और रिलेशनशिप बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, हीट एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, उससे हम निकाल सकते हैं। तो पहले मैं फर्स्ट 2 का आंसर लिख देती हूँ। नाउ सी, हमको फॉर्मूला पता है हीट कैपेसिटी का, हीट कैपेसिटी होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गया, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास, यही है दोनों का रिलेशन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सब्सटेंस। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, लिखा है डायग्राम बिलो शोज द चेंज ऑफ फेजेस ऑफ अ सब्सटेंस ऑन अ टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ ऑन हीटिंग द सब्सटेंस एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। तो हमको बोल रहा है व्हाई इज द स्लोप ऑफ सी डी लेस देन द स्लोप ऑफ ए बी, यानी कि ये जो हीटिंग वाला जो स्लोप जा रहा है, ए बी को गर्म करने में जो दिख रहा है वो स्लोप जो है वो हाई लग रहा है, यानी कि स्टीप है, और सी डी का जो स्लोप है वो स्लैंटिंग है। तो वाई स्लोप ऑफ सी डी इज लेस। देखो ए बी वाला पार्ट में एक सॉलिड है जो गर्म हो रहा है और सी डी वाले पार्ट में एक लिक्विड है जो गर्म हो रहा है, ठीक है। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस इज लेस देन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड। एक ही सब्सटेंस है लेकिन सॉलिड फेस में उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, इसलिए टेम्परेचर राइज बहुत रैपिडली हो रहा है। और सी डी में स्पेसिफिक कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए टेम्परेचर राइज जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, इसके कारण वो स्लैंटिंग है। तो यही पार्ट मैंने लिखा कि सी डी में द रेट ऑफ राइज इन टेम्परेचर इज स्लो एज द सब्सटेंस इन दिस फेज हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ए बी में temperature rises rapidly in part AB as the substance has lower specific heat capacity in this phase, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है नंबर 2, व्हाट इज द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो BC है ये T1 है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो T2 है जो DE स्लोप को दिखा रहा है। तो ये मैं लिख देती हूँ, ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस T2 है एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है वो T1 है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है पीस ऑफ आइस ऑफ मास 60 ग्राम इज ड्रॉप्ड इनटू 140 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आइस को पानी में डाल रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन ऑल द आइस हैज मेल्टेड and assume no heat is lost to the surroundings. Specific heat capacity of water दिया है, specific latent heat of fusion of ice दिया है। देखो आइस जो है उसको ड्रॉप किए हैं, उसका टेम्परेचर नहीं दिया, तो हम आइस को 0 डिग्री पे ही मानते हैं कि वो 0 डिग्री पे था और आइस मेल्ट हो गया। और उसके बाद में फाइनल टेम्परेचर कुछ तो गया है, तो आइस जब मेल्ट हुआ, मेल्ट होके वो आइस वाटर में बदला, अब वो आइस वाटर का टेम्परेचर भी बढ़ा है। तो आइस की तरफ से देखो तो पहले तो आइस मेल्ट हुआ तो वो हीट एनर्जी का फॉर्मूला होगा m इंटू एल, फिर वो आइस वाला वाटर जो है उसका टेम्परेचर बढ़ा फाइनल टेम्परेचर तक, तब उसका फॉर्मूला होगा हीट एनर्जी का m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो उतना पहले क्या क्या दिया है वो मैं लिख देती हूँ। ओके, तो ये वाटर और आइस का जो जो दिया था वो मैंने लिख दिया, और फाइनल टेम्परेचर को मैंने T डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया। अब सबसे पहले मैं आइस का निकालती हूँ कि
पहले आइस को मेल्ट होने में कितनी हीट एनर्जी लगी ml, और फिर उस आइस वाटर को टेम्परेचर बढ़ने में mc डेल्टा टी, वो हीट एनर्जी कितनी लगी। तो देखो आइस को मेल्ट होने में कितना लगा, Q1 मान लिया मैंने। Q1 क्या हो गया, मास ऑफ आइस इनटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, दैट इज m मल्टीप्लाइड बाई l। तो m इज 60, l इज 336, आंसर आया 20,160 जूल। अब वो ही आइस वाटर का टेम्परेचर T डिग्री तक बढ़ाने के लिए, 0 से T डिग्री तक बढ़ाने के लिए हमने किया m 60, C 4.2 एंड डेल्टा T दैट इज T माइनस 0। तो हमारा आंसर आ गया 252 T। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड किए तो 20,160 प्लस 252 T जूल, ये हमारा टोटल हीट एनर्जी गेन्ड हो गया, आइस ने गेन किया। अब वाटर ने कितना लूज किया, यानी कि 50 डिग्री से T डिग्री आने में mc डेल्टा T, ये हीट लॉस्ट हुआ है वाटर से, ये भी निकाल देती हूँ। तो m इंटू सी इंटू डेल्टा टी वाटर के लिए हमारा आंसर आया 588 और ब्रैकेट में 50 माइनस टी। ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई करके भी रख सकती हूँ, बाद में कर लेंगे। नाउ इफ देर इज नो लॉस ऑफ हीट to the surroundings, तो heat lost is equal to heat gain according to principle of calorimetry। heat lost is equal to heat gain, हमको दोनों चीज दिया, हम निकालते हैं, फिर T निकालेंगे। तो हीट एनर्जी गिवन बाय वाटर दैट इज लॉस्ट हो गया 588 इंटू 50 माइनस टी, और हीट एनर्जी टेकन बाय आइस जो हमने निकाला 20,160 प्लस 252 टी। अब सॉल्व करते हैं और टी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ तक सॉल्व किया, हमारा आया 9240 इज इक्वल टू 840 टी। इसका मतलब है टी इज इक्वल टू 9240 डिवाइडेड बाई 840, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 11 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो। ना आते हैं 2019 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन में लिखा है नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन कैलोरीज, दैट इज हीट एनर्जी। और नंबर 2 है हाउ इज द कैलोरी रिलेटेड टू एसआई यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। एसआई यूनिट ऑफ हीट है जूल, और कैलोरी और जूल का रिलेशन है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस ए इज 3800 जूल पर केजी पर केल्विन एंड दैट ऑफ सब्सटेंस बी इज 400 जूल पर केजी पर केल्विन, यानी बी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। तो लिखा है विच ऑफ द टू सब्सटेंसेज इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है वो गुड कंडक्टर होगा, क्योंकि वो उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो थोड़ा सा हीट लेगा। ठीक है, तो यानी कि बी करेक्ट आंसर होगा इसमें। तो सब्सटेंस बी जो है इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वाई? बिकॉज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी इज लेस देन दैट ऑफ ए, दैट मीन्स हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ बी बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड वो इसमें कम है, बी का कम है, तो इट गेट्स हीटेड फास्टर। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखा है स्टेट वेदर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स द सेम व्हेन इट्स स्टेट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज हो जाती है। गिव एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। हम आइस और वाटर का दे सकते हैं, दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग है। तो यही मैंने लिख दिया। वाटर का देखो 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड है, और आइस का 2.1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड है। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखा है डिफाइन कैलोरीमेट्री। नेम द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग अ कैलोरीमीटर एंड व्हाई इज कैलोरीमीटर मेड अप ऑफ थिन शीट्स ऑफ द अबव मटेरियल। आंसर्ड इन 2 में आंसर होगा कॉपर, और कॉपर के ही थिन शीट्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट और उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही लो है। और डिफाइन भी कर देती हूँ कैलोरीमेट्री को। तो कैलोरीमेट्री क्या है? साइंस ऑफ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज्ड बाय द सिस्टम विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। और कॉपर वो मटेरियल है जिसका हम कैलोरीमीटर बनाते हैं। वाई? इट इज बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज लो. So by using thin copper sheets for making the vessel, its mass and heat capacity becomes low. So it takes only a small amount of heat from its contents. Hence a calorimeter is made up of thin sheets of copper. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. लिखा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नेप्थलीन इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड the room temperature is 30 degree centigrade. A sample of liquid naphthalene at 100 degree centigrade is cooled down to the room temperature. Draw a temperature time graph to represent this cooling. In the graph, mark the region which corresponds to the freezing process. ये बना करके दिखाती हूँ. तो देखो नेप्थलीन जो था वो 100 डिग्री में था, तो 100 डिग्री से हमने चालू किया.
80 डिग्री तक वो डाउन आ रहा था, 80 में स्ट्रेट लेकर के जाएंगे लाइन, बिकॉज 80 में वो अभी लिक्विड अभी सॉलिड हो रहा है, और उसके बाद में फिर 30 डिग्री में वो सॉलिड जो है वो 30 डिग्री तक जाएगा, बिकॉज रूम टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो वो कूल डाउन होकर के 30 डिग्री तक जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा था वो रीजन मार्क करो जो फ्रीजिंग प्रोसेस दिखा रहा है, तो वो BC वाला प्रोसेस, BC वाला जो पॉइंट है वो फ्रीजिंग प्रोसेस दिखा रहा है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है 104 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज टेकन इन अ कैलोरीमीटर मेड ऑफ कॉपर ऑफ मास 42 ग्राम. When a certain mass of ice at 0 degree centigrade is added to it, the final steady temperature of the mixture when the ice has melted was found to be 10 degree centigrade. मतलब ये final temperature है. Find the mass of ice added, specific heat capacity of water और copper दिया हुआ है, और latent heat of fusion of ice दिया है. देखो तीन चीज़ें हैं, वाटर, कैलोरीमीटर और आइस. वाटर और कैलोरीमीटर एक साथ हैं तो उनका सब कुछ एक है, आइस अलग है. आइस हीट गेन कर रहा है, वाटर और कैलोरीमीटर हीट लॉस्ट कर रहे हैं. अब जो जो चीज़ दिया हुआ है वो मैं पहले लिख देती हूँ. अभी देखो ये सारा चीज़ दिया हुआ है, वाटर, कैलोरीमीटर और आइस का मास, इनिशियल टेम्परेचर, वाटर और कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी और आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फाइनल टेम्परेचर तो तीनों का ही सेम है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड. अब हम हीट लॉस्ट और हीट गेन्ड दोनों निकालते हैं. तो वाटर और कैलोरीमीटर दोनों ही हीट को लूज करेंगे, तो हीट लूज करेंगे तो m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, वाटर का भी निकालते हैं और कैलोरीमीटर का भी निकालते हैं. तो हीट लॉस बाय वाटर या हीट गिवन बाय वाटर mc डेल्टा टी, ये हमारा आया 8736 जूल, और हीट लॉस बाय कैलोरीमीटर mc डेल्टा टी हमारा, मतलब देखो मास कैलोरीमीटर का 42, सी यानी स्पेसिफिक कैपेसिटी दिया हुआ है 0.4, और चेंज इन टेम्परेचर 30 से 10 आ गया यानी 20, इसका आंसर 336 है. तो टोटल में इन दोनों को ऐड कर दिए तो हीट लॉस्ट होगा. अब हीट गेन्ड आइस का भी निकाल लेते हैं. अब देखो मास ऑफ आइस ही पूछ रहा है, मान लेते हैं वो m ग्राम है, तो हीट टेकन बाई आइस टू मेल्ट क्या होगा, m इंटू एल. m इंटू एल, m तो हमको पता नहीं है, m ही रखते हैं, इंटू l हमको मालूम है, तो L ले देते हैं 336. तो टोटल में हमारा आंसर क्या हो गया, 336 m ये जूल, ये हीट लिया आइस ने मेल्ट होने के लिए. और अब यही आइस वाटर जो है इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, क्योंकि जो भी कंटेंट्स है वो 10 डिग्री तक गए. तो अब ये आइस वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री तक जा रहा है, तो mc डेल्टा टी लेना पड़ेगा हमको. तो mc डेल्टा टी मतलब m जो हमको पता नहीं, C तो अब वो वाटर बन गया तो 4.2 ही लेंगे, डेल्टा टी 10 - 0, तो हमारा आंसर है 42 m जूल. यानी कि टोटल में हीट गेन्ड कितना हुआ, तो टोटल हुआ 336 m प्लस 42 m यानी 378 m जूल. और बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड होता है, तो हम लिख करके m निकाल देते हैं. तो m आ गया 9072 डिवाइडेड बाई 378 यानी 24 ग्राम. अब आते हैं 2018 के क्वेश्चंस पे. पहला क्वेश्चन में लिखा है हाउ कैन अ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बी कन्वर्टेड इनटू SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर. SI यूनिट मतलब केल्विन में हम कैसे चेंज करें. तो डिग्री सेल्सियस को SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर यानी केल्विन में चेंज करने के लिए हम 273 ऐड कर देते हैं. ठीक है. और नंबर 2 पूछ रहा है अ लिक्विड X हैज़ द मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन कार रेडिएटर्स, नेम द लिक्विड X. बहुत ईजी है, इसका आंसर वाटर होगा. तो यही पार्ट मैंने लिख दिया कि ऐड करेंगे 273 केल्विन में चेंज करने के लिए, और वो लिक्विड X क्या है, वो वाटर है. आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में. लिखा है अ सॉलिड मेटल वेइंग 150 ग्राम मेल्ट्स एट its melting point of 800 degree centigrade by providing heat at the rate of 100 watt. The time taken for it to completely melt at the same temperature is 4 minutes. What is the specific latent heat of fusion of the metal? Specific latent heat of fusion of the metal हमको निकालना है. अब जब वो मेल्ट हो रहा है तो उसको मेल्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल कोई अप्लायंस यूज़ किया गया है. ठीक है, जिस और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो हीट एनर्जी देता है कोई चीज़ को हीट करने के लिए, तो हम वो उस हीट एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं पावर इंटू टाइम, P इंटू टी. और जो मेटल है वो हीट ले रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो M इंटू एल लेंगे. ठीक है, तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं.
तो देखो क्योंकि इसको ऐसा यूनिट में लाना था, वॉट है पावर, इसीलिए मैंने मास को 150 ग्राम को केजी में चेंज कर दिया, डिवाइडेड बाई 1000 करके 0.15 केजी। पावर 100 वॉट दिया है, टाइम भी मिनट में है तो उसको भी इंटू 60, तो वो भी 240 सेकेंड्स हो गया। अब दो तरीके से एनर्जी का मैंने फॉर्मूला बताया था, एक एनर्जी सप्लाई पावर इंटू टाइम, दैट इज 100 इंटू 240, 24,000 जूल, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट जो है वो इतना ही है, 24,000 ही है। और स्पेसिफिक लेटेंट हीट एल जो होता है वो हीट एनर्जी अपॉन मास ही होता है, यानी 24,000 जो हीट एनर्जी है डिवाइडेड बाई मास, दैट इज 0.15। तो हमारा आंसर आया 1,60,000 जूल पर केजी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके 3 पार्ट है। पहले पार्ट में पूछ रहा है हीट सप्लाइड टू अ सॉलिड, चेंज इट इनटू लिक्विड, व्हाट इज दिस चेंज इन फेज कॉल्ड? सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना फ्यूजन या मेल्टिंग कहलाता है। नंबर 2 है ड्यूरिंग द फेज चेंज डज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीज? तो नहीं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट इंक्रीज। एंड लास्ट इज व्हाट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फेज चेंज कॉल्ड? क्योंकि इसमें चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता तो हम इसको, ये हीट हिडन रहता है तो हम इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, तो यही मैंने लिख दिया। पहला चेंज ऑफ फेज क्या कहलाता है? ये कहलाता है मेल्टिंग। दूसरा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल चेंज होती है क्या? तो नहीं होती। और नेक्स्ट इस फेज चेंज में जो हीट एनर्जी आती है उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है द टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज लोअर्ड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड बाई एडिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ आइस टू इट। फाइंड द मास ऑफ आइस एडेड। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया है और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया है। तो हम ये मानेंगे कि वो आइस 0 डिग्री पे ही था, आइस ऐड हुआ, इसका मतलब कि वो पहले तो मेल्ट हुआ होगा, और मेल्ट होने के बाद टेम्परेचर 5 डिग्री तक गया है, तो जो आइस है वो पूरा मेल्ट हुआ है और फिर वो आइस वाटर का टेम्परेचर 5 डिग्री तक गया है। तो अब देखो दो चीज़ें हैं, पहले जगह पे वाटर है जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में, वो हीट लूज किया है, हीट लॉस्ट बाई वाटर 5 डिग्री तक हम निकालते हैं m इंटू सी इंटू डेल्टा टी से पहले। तो हीट लॉस बाई वाटर क्या हो गया? m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। m केजी में ले लिया 0.17, सी 4200 है, डेल्टा टी 50 माइनस 5 दैट इज 45। तो हमारा आंसर आ गया 321,300, दैट इज 32,13,000। ओके, इतना जूल एनर्जी। अब आइस का लेते हैं। तो आइस का दो एनर्जी आ रहा है, पहला लेटेंट हीट मेल्ट होने के लिए ml, और उसके बाद में उसका टेम्परेचर आइस वाटर का बढ़ने के लिए mc डेल्टा टी। तो ml में क्योंकि m हमने ऊपर ले लिया इसलिए मैंने यहाँ m कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो m कॉम्प्लीमेंट इंटू L 336,000, ये मेल्ट के लिए हो गया, और टेम्परेचर गेन करने के लिए 0 से 5, तो m कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई 4200 इंटू 5, ये भी आ गया। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, टोटल में हीट गेन्ड कितना आता है देख लेते हैं ना। ये ऐड कर दिया, और हमको पता है कि बाई प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट गेन्ड एंड हीट लॉस्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, दोनों दिया हुआ ही है, तो इससे हम m कॉम्प्लीमेंट यानी कि आइस का मास उसको निकाल लेते हैं। तो मैंने लिख दिया प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड, यानी कि हीट लॉस यहाँ पे 32,13,000 है और हीट गेन्ड है m कॉम्प्लीमेंट इंटू 3,57,000। तो m कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 32,13,000 डिवाइडेड बाई 357,000, और इसका आंसर निकालती हूँ 0.09 kg, दैट इज 90 ग्राम इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का पहला डिफरेंस, उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। हीट कैपेसिटी हो गया हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, यानी कि एंटायर बॉडी का। तो हीट कैपेसिटी हो गया हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, मतलब एंटायर बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम यूनिट मास ही लेते हैं, और सेकंड इनका हम ऐसा यूनिट्स लिख देते हैं। तो यही दोनों डिफरेंसेस लिख दिए, पहला डेफिनेशन और दूसरा ऐसा यूनिट। हीट कैपेसिटी का है जूल पर केल्विन और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का है जूल पर केजी पर केल्विन। नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, लिखा है गिव अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है हीट कैपेसिटी अपॉन मास ऑफ द सब्सटेंस, या फिर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। ये ज़्यादा ईजी है लिखना।
तो मैंने हीट कैपेसिटी का ही डेफिनेशन फॉर्मूला लिख दिया। हीट कैपेसिटी क्या होता है? मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यही दोनों का रिलेशन है। अब आते हैं 2017 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है डिफाइन हीट कैपेसिटी एंड इट्स एसआई यूनिट। तो बहुत इजी है। हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। एसआई यूनिट हीट कैपेसिटी का है जूल पर केल्विन, यही लिख देते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट भी लिख दिया, जूल पर केल्विन। ना आते नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखा है व्हाई इज द बेस ऑफ कुकिंग पैन जनरली मेड थिक। तो कुकिंग पैन को थिक इसलिए बनाया जाता है कि मास बढ़ने से उसकी हीट कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो वो ज़्यादा टाइम, मतलब धीरे धीरे पकता है फूड एंड ज़्यादा टाइम तक गर्म भी रखता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? बाय मेकिंग बेस ऑफ अ कुकिंग पैन थिक इट्स हीट कैपेसिटी बिकम्स लार्ज। By raising the thermal capacity या heat capacity, it imparts sufficient heat at low temperature to food. Moreover, it keeps the food warmer for a longer period of time after cooking. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है अ सॉलिड ऑफ मास 50 ग्राम एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड इज प्लेस्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 11 डिग्री सेंटीग्रेड। When the final temperature recorded is 20 degree centigrade, find the specific heat capacity of the solid. Specific heat capacity of water दिया हुआ है। एक सॉलिड है और उसको हम पानी में डाल रहे हैं, तो एक तरफ सॉलिड है, एक तरफ पानी है। सॉलिड का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, वाटर का टेम्परेचर अप हो रहा है, तो हीट लॉस्ट बाय सॉलिड mc डेल्टा टी एंड हीट गेन्ड बाय वाटर mc डेल्टा टी दोनों इक्वल होंगे। दोनों को अलग अलग निकालती हूँ, फिर इक्वल कर देंगे हम। तो हीट लॉस बाय सॉलिड mc डेल्टा टी यानी कि 150 माइनस 20, तो ये आंसर आया हमारा 6500 सी, क्योंकि सी हमको नहीं मालूम। और हीट गेन्ड बाय वाटर mc डेल्टा टी, तो m 100 है, सी 4.2 है और t माइनस T2 कर दिया, यानी 20 माइनस 11 3780 जूल। अब बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री दोनों इक्वल होंगे, हीट लॉस बाय इज इक्वल टू हीट गेन्ड। तो हीट लॉस 6500 सी और हीट गेन 3780, तो C की वैल्यू आ जाएगी 3780 डिवाइडेड बाई 6500, यानी कि 0.582 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हाउ इज द ट्रांसफरेंस ऑफ हीट एनर्जी बाय रेडिएशन प्रिवेंटेड इन अ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर के इनर एंड आउटर सर्फेसेस को पॉलिश करते हैं तो रेडिएशन से काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। तो यही पार्ट मैंने लिख दिया कि टू प्रिवेंट हीट ट्रांसफरेंस बाय रेडिएशन द आउटर एंड इनर सर्फेसेस ऑफ कैलोरीमीटर आर पॉलिश्ड। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है कैलकुलेट द मास ऑफ आइस needed to 150 gram of water contained in a calorimeter of mass 50 gram at 32 degree centigrade such that the final temperature is 5 degree centigrade and specific heat capacity of calorimeter water ये दिया हुआ है, latent heat capacity of ice भी दिया हुआ है। तो देखो, एक तरफ है कैलोरीमीटर जिसमें पानी पड़ा है और दूसरी तरफ हमको उस आइस है जो हमको उसमें डालना है। तो आइस ऑब्वियसली टेम्परेचर उसका कम है और कैलोरीमीटर और वाटर उनका टेम्परेचर सेम रहेगा, तो वो दोनों एक टेम्परेचर में, उनका टेम्परेचर ज़्यादा है आइस से। तो कैलोरीमीटर एंड वाटर जो हैं वो दोनों ही हीट लॉस करेंगे और आइस जो है वो हीट गेन करेगा। तो हीट गेन की तरफ हम आइस वाला रखते हैं और हीट लॉस की तरफ हम वाटर एंड कैलोरीमीटर दोनों को रखेंगे। ओके, देखो अभी वाटर और कैलोरीमीटर दोनों का हीट लॉस जो है वो तो m इंटू सी इंटू डेल्टा टी यही होगा। ये मैं निकाल लेती हूँ पहले। ओके, देखो हीट लॉस बाय कैलोरीमीटर Q1 मान लिया मैंने, तो m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। m मास हमको पता है कैलोरीमीटर का 50 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.4 दिया हुआ है और चेंज इन टेम्परेचर 32 से 5 आ गया, तो इसको सॉल्व किया 540 जूल। सिमिलरली हीट लॉस्ट बाय वाटर m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, इसका मास 150 है, c इज 4.2, चेंज इन टेम्परेचर सेम है, तो आंसर आया 17010, दैट इज 17,010। तो टोटल हीट लॉस कितना हुआ, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमारा टोटल आ गया हीट लॉस 17,550 जूल। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि आइस का, क्योंकि मास हमको कैलकुलेट करना है, तो लेट द मास ऑफ आइस बी m, और अब उसका टेम्परेचर देखो, अभी आइस कितना डिग्री पे था ये दिया हुआ नहीं है, तो हम मान लेते कि वो 0 डिग्री पे था। तो सबसे पहले तो आइस मेल्ट होगा, मेल्ट होने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए वो है ml, और उसके बाद उस आइस वाटर का टेम्परेचर 5 डिग्री तक जाएगा, तो m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ये दोनों हम आइस के लिए करते हैं। तो मैंने मान लिया m ग्राम आइस इज एडेड, तो पहले मेल्ट होने के लिए ml दैट इज m इंटू 330, और फिर
टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ाने के लिए m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, मतलब m तो m ही है, c अब क्योंकि वो वाटर बन चुका है तो 4.2 ले लिया c, और डेल्टा टी इज 5 माइनस 0 यानी 5। तो टोटल हमारा आंसर है 21 m। तो टोटल हीट गेंड कितना हुआ 330 m, और 21 m को ऐड किया 351 m जूल, ये हमारा आंसर है। एंड नाउ बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेंड, तो उससे हम m निकाल लेते हैं। तो ये आया 351 m एक तरफ, दूसरी तरफ 17,550, दोनों इक्वल है, तो m की वैल्यू हो गई 17,550 डिवाइडेड बाई 351, जो कि पूरा पूरा कट रहा है 50 ग्राम इज द आंसर। मास ऑफ आइस है 50 ग्राम। ना आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखा है यू हैव अ चॉइस ऑफ 3 मेटल्स ए बी एंड सी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 900 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, 380 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड 460 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। यानी देखो एक ये भी देख लिया करो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के जो यूनिट्स दिए हुए हैं सारे ऐसा यूनिट में दिए हुए हैं, ठीक है। तो 380, 460, 900 को कंपेयर करो, हमको ए का सबसे ज़्यादा दिख रहा है, उससे कम सी का है, और सबसे कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बी का है। तो क्वेश्चन बोल रहा है these are used to make a calorimeter, which material will you select, justify answer। हम ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे कैलोरीमीटर के लिए जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लोएस्ट हो, यानी कि हम बी को सिलेक्ट करेंगे, और उसका रीज़न भी यही है क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लोएस्ट है, यानी कि ये बहुत कम हीट लेगा। टेम्परेचर जो अपना सराउंडिंग्स है इसके अंदर जो कंटेंट्स डालेंगे उसका टेम्परेचर गेन करने के लिए बहुत ही कम हीट लेगा। So that is what I have written for calorimeter. Metal B will be used, and the reason is its specific heat capacity is the lowest, so it will take least heat from its contents to acquire the temperature of the contents. अब आते हैं 2016 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ आइस रिक्वायर्ड टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया है। देखो एक तरफ आइस है जिसका मास पूछ रहा है, वो कौन से टेम्परेचर में आइस ये हमको नहीं पता, तो हम ऐसे में हम 0 डिग्री लेते हैं आइस को। दूसरी तरफ पानी है जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड में, पानी का टेम्परेचर 0 लाना है, तो पानी का टेम्परेचर डाउन होने के लिए हीट एनर्जी रिलीज होगा m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, और आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री पे ही रखना है, मतलब खाली मेल्ट करना है पूरे को, तो उसके लिए हम फार्मूला m इंटू एल लेंगे, ठीक है। मेल्ट होने के लिए हमको चेंज ऑफ फेज के लिए हम ml लेते हैं, तो और दोनों का टेम्परेचर दोनों का हीट एनर्जी इक्वल होगा, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, तो हम आगे का पार्ट निकाल पाएंगे। पहले हम अलग अलग दोनों का निकाल लेते हैं हीट एनर्जी। तो मैंने हीट लॉस बाई वाटर निकाल दिया, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। m 300 दिया हुआ है, c 4.2 है, और डेल्टा टी 40 माइनस 0 यानी 40 होगा। आंसर हो गया 50,400। अब हीट गेन्ड बाई आइस के लिए हमको मास नहीं पता, तो मैंने मास m ग्राम ले लिया, तो m इंटू एल मतलब m इंटू 336। अब बाई प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये दोनों इक्वल होने चाहिए, हीट लॉस एंड हीट गेन, तो आगे का पार्ट हम निकालते हैं। ओके तो अब मैंने लिखा बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस, मतलब 50,400 इज इक्वल टू m इंटू 336, तो m आ गया 50,400 डिवाइडेड बाय 336, यानी कि 150 ग्राम ऑफ आइस इज एडेड टू वाटर। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग इन स्टेटमेंट्स। पहला दिया है नंबर 1, द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी इज 60 जूल पर केल्विन। इसका मतलब है कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाई 1 केल्विन इज 60 जूल। और नंबर 2 दिया है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड इज 130 जूल पर केजी पर केल्विन। इसका मतलब है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 केजी ऑफ लेड थ्रू 1 केल्विन इज 130 जूल। ये फ़र्क है, हीट कैपेसिटी में एंटायर मास रहता है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम 1 केजी यानी 1 यूनिट मास लेते हैं, ठीक है। यही मैंने लिख दिया, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाई 1 केल्विन इज 60 जूल, ये पहले का। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 केजी ऑफ लेड बाई 1 केल्विन इज 130 जूल। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिखा है स्टेट 2 फैक्टर्स अपॉन विच द हीट एब्जॉर्ब बाई अ बॉडी डिपेंड्स। एक बॉडी कितना हीट एब्जॉर्ब करेगी ये डिपेंड करता है, पहला उसके मास पे, और दूसरा इंक्रीज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है उस पर भी डिपेंडेंट है,
ठीक है, पहला मास ऑफ द बॉडी, सेकेंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके 3 पार्ट है। पहले पार्ट में है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर। प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है कि व्हेन देयर इज नो लॉस ऑफ हीट देन हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। और नंबर 2 पूछ रहा है व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू इट। मैंने अभी जस्ट बोला दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और नेक्स्ट है नेम द लॉ ऑन विच द प्रिंसिपल इज यूज्ड। प्रिंसिपल इज बेस्ड, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर क्या लिखा। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर हीट लॉस्ट बाय अ हॉट बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द हीट गेन बाय अ कोल्ड बॉडी प्रोवाइडेड नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स। अदर नेम है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री एंड नेम द लॉ ऑन विच द प्रिंसिपल इज बेस्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सम आइस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट रेट and its temperature is recorded after every few seconds till steam is formed at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी आइस से चालू करना है, पहले वाटर बनेगा फिर स्टीम भी बनेगा। क्वेश्चन में है कि ड्रॉ टेम्परेचर टाइम ग्राफ टू रिप्रेजेंट द चेंज एंड लेबल द 2 फेज चेंजेस इन योर ग्राफ। यानी कि कब मेल्टिंग हो रहा है और कब बॉइलिंग हो रहा है। ठीक है, ये बनाते हैं हम। तो आइस है तो 0 डिग्री से चालू किया और स्टीम तक बनाना है तो 100 तक टेम्परेचर रखो। और टाइम जो है वो देखो, पहले 90 सेकेंड्स में आइस मेल्ट हुआ, उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ रहा है वाटर का 100 डिग्री तक, उसके टेम्परेचर को बढ़ाना है। फिर वापस हम एक स्ट्रेट लाइन दे देंगे, दैट इज टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, ये टाइम वेपराइजेशन का है या बॉइलिंग का है। ठीक है, CD। और फिर से D से हम ऊपर की तरफ ग्राफ दिखा देते हैं, यानी कि ये वापस जो वेपर है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो क्योंकि बोला था लेबल द 2 फेज चेंजेस, तो वो लेबल कर दिया। पहला आइस मेल्ट या लिख दो मेल्टिंग, और दूसरे का वेपराइजेशन या बॉइलिंग लिख सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है अ कॉपर वेसल ऑफ मास 100 ग्राम कंटेन्स 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एक कैलोरीमीटर है और उसमें वाटर रखा हुआ है। अब बोल रहा है हाउ मच आइस इज नीडेड टू कूल इट टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक आइस जो है वो हम इसमें डालेंगे। अब आइस मान लेते हैं 0 में, पहले आइस मेल्ट होगी, उसके बाद मेल्ट होने के बाद वो आइस वाटर का टेम्परेचर भी 5 डिग्री तक जाएगा, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्री का है कंटेंट्स का। ठीक है, तो हम आइस की तरफ तो पहले मेल्टिंग का ml लेंगे, उसके बाद में चेंज इन टेम्परेचर का MC डेल्टा T लेंगे। और इस साइड में जो हीट लॉस हो रहा है कॉपर वेसल और वाटर का, दोनों के लिए अलग अलग MC डेल्टा T ले करके सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने तीनों का निकाल दिया। हीट एनर्जी लॉस्ट बाय वेसल MC डेल्टा T, मतलब 100 इंटू 0.4 इंटू डेल्टा T क्या हो गया, 50 पे था और 5 हो गया, मतलब 50 माइनस 5 45, मल्टीप्लाई करो 1800 जूल। फिर हीट एनर्जी लॉस बाय वाटर, तो वाटर 150 ग्राम है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 है और टेम्परेचर चेंज सेम है 50 माइनस 5। इसका आंसर आ गया 28,350। ठीक है, अभी हीट गेंड के लिए हम मान लेते हैं m ग्राम ऑफ आइस इज यूज्ड। हीट गेंड में 2 पार्ट करने हैं, पहले आइस मेल्ट होगा m इंटू L, दैट इज m इंटू 336 जूल। फिर वो आइस वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है 5 डिग्री तक, MC डेल्टा T, मतलब m इंटू C हमने वापस वाटर का ही रखा क्योंकि अब वो आइस वाटर में चेंज हो चुका है, तो 4.2, और डेल्टा T है 0 से 5 गया तो 5 माइनस 0, तो आंसर आ रहा है हमारा 21 m जूल। अब हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेंड है, तो एक तरफ हीट लॉस्ट रखते हैं, मतलब वेसल और वाटर का एक तरफ, और हीट गेंड एक तरफ रहते हैं, आइस का टोटल एक तरफ। तो हीट लॉस्ट में मैंने 1800 जूल और 28,350 जूल रखा, और हीट गेंड में आइस का 336 m और फिर आइस वाटर का 21 m रखा। अब हम ऐड करते हैं और m की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा आंसर आ रहा है 84.45 ग्राम, यानी कि इतना आइस जो है वो यूज़ होगा। अब आते हैं 2015 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसका पहला पार्ट में देखो लिखा है विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मेक्स इट एन इफेक्टिव कूलेंट। इसका हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बहुत इजी आंसर है। ठीक है, यही मैंने लिख दिया। अब नंबर बी में आते हैं, लिखा है रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट्स 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड इन 35 मिनट्स। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉट्स। यानी सिंपल लैंग्वेज में हमको पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर निकालना है। देखो, जब भी
प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज़ कर रहे हैं, एक तरफ कोई सब्सटेंस है लेकिन दूसरी तरफ कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की हीट एनर्जी निकालते हैं पावर इनटू टाइम से। वर्क का जो फॉर्मूला है वही एनर्जी का भी फॉर्मूला है, पावर इनटू टाइम से निकालेंगे। पावर यहाँ पूछ रहा है, टाइम हमको पता है 35 मिनट्स है, उसको हमको सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, वो वाटर है जो हीट लॉस कर रहा है। पहले वाटर आइस तक लाएंगे, मतलब 20 से 0 तक आएगा, एम सी डेल्टा टी। फिर 0 पे आइस है, वो मेल्ट, वो 0 पे वाटर है, वो सॉलिड में बनेगा, आइस में बनेगा, तो उसका हम लाएंगे एम इंटू एल, आइस बन गया। अब वो आइस का टेम्परेचर भी 0 से नीचे जा रहा है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि एक ही फेज में जा रहा है। तो अब हम 0 से -10 कैसे लाएंगे, वापस से एम सी डेल्टा टी, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे करती हूँ मैं, समझ में आएगा प्रॉपरली। अब देखो, पहले मैंने क्या लिखा, हीट लॉस बाय वाटर टू कन्वर्ट इनटू आइस, मतलब 20 से 0 तक आने में क्या हुआ, हीट एनर्जी एम सी डेल्टा टी। मास है 100, सी है वाटर का 4.2, डेल्टा टी 20 - 0, तो हमारा आंसर आया 8400 जूल। अब जब 0 पे पहुंच गया, अब हम इसको आइस में कन्वर्ट होगा तो लेटेंट हीट चाहिए, उसका फॉर्मूला है एम इंटू एल। तो नेक्स्ट है हीट लॉस बाय वाटर टू कन्वर्ट इनटू आइस। अच्छा, अभी पहला क्या है, हीट लॉस बाय वाटर टू कम टू फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब 0 तक आने के लिए एम सी डेल्टा टी उसने हीट लॉस किया। एम इज़ 100, सी इज़ 4.2 और हीट लॉस हुआ 20 - 0, तो टोटल हमारा आंसर आ गया 8400 जूल। अब वो जो फ्रीजिंग पॉइंट में आइस में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज ऑफ फेज के लिए हीट लेता है, वो है एम इंटू एल। तो एम हमको पता है 100, एल भी दिया हुआ है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 336, तो हमारा टोटल आंसर आ गया 33,600। अब ये आइस का टेम्परेचर और नीचे जा रहा है -10 तक, तो एक ही फेज में जब चेंज हो रहा है तो हम फिर से एम सी डेल्टा टी लेंगे। इस बार मास तो वही है 100, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम आइस का लेंगे, क्योंकि अभी आइस है ना, तो 2.1 लो। और चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ, 0 से -10 तक जा रहा है, यानी 0 माइनस -10 मतलब 0 + 10, तो 10 यहाँ आ गया। तो 100 × 2.1 × 10 यानी 2100 जूल। ये टोटल हीट लॉस्ट है। तो हीट लॉस टोटल में कितना हुआ, तीनों को ऐड कर दो, तो टोटल ऐड किया तो हमारा आंसर आया 44,100 जूल, ठीक है। अब ये हीट लॉस्ट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम है, तो हम पावर आराम से निकाल लेते हैं। तो हीट गेन्ड बाय रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू हीट लॉस बाय वाटर एंड आइस। पावर इनटू टाइम हम रेफ्रिजरेटर के टाइम के साइड में रख रहे हैं, और हीट लॉस जो है वो क्यू, हम वो तो हमको पता है 44,100 है, तो हमको पावर निकालने बोल रहा है ना, तो पावर क्या होगा, क्यू अपॉन टी। क्यू मतलब टोटल हीट एनर्जी, दैट इज 44,100। टाइम 35 मिनट्स है, उसको मैंने सेकंड में चेंज कर दिया, तो इंटू 60 यानी 2100 हमारा आंसर आ गया। तो हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 21 वॉट, यानी कि 21 वॉट इज द पावर ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ना आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका पहला पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स डू नॉट फ्रीज एट वंस इन कोल्ड कंट्रीज, गिव अ रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। देखो, वाटर को फ्रीज होने के लिए, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस काफ़ी ज़्यादा है, और आसपास की सराउंडिंग से काफ़ी हीट, और आसपास की सराउंडिंग्स को काफ़ी हीट खींचना पड़ेगा, तब जाकर के वाटर फ्रीज होगा। ऑलरेडी कोल्ड कंट्री है, यानी कि धीरे धीरे होता है ये, इतनी जल्दी नहीं हो पाता कोल्ड कंट्रीज़ में। यही मैं इसका रीज़न लिख दूँगी। तो मैंने लिखा कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज सफिशिएंटली हाई, दैट इज 336 जूल पर ग्राम। सो टू फ्रीज वाटर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट हैज़ टू बी विदड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग्स, हैंस इट फ्रीजेज स्लोली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हमने जस्ट अभी एक पार्ट किया था लास्ट ही कुछ क्वेश्चंस में, उसमें था प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या था, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, जबकि देयर इज नो लॉस ऑफ हीट टू सराउंडिंग्स। तो वो मैं लिख देती हूँ कि हीट एनर्जी लॉस बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी, and for this hot and cold body should be kept in close contact and there is no exchange of heat from surroundings. पार्ट 3 पूछ रहा है, नेम द लॉ ऑन विच दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड लास्ट वन बोल रहा है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, यानी कि अगर हम आइस में इम्प्योरिटीज डालें, कोई भी इम्प्योरिटी जैसे नमक हो समझ लो, तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि आइस कब मेल्ट होगा। जनरली 0 डिग्री पे होता है, अगर इम्प्योरिटी डली रहे तो कितने डिग्री पे होगा। तो इसका आंसर है कि मेल्टिंग पॉइंट और डिक्रीज हो जाती है आइस की जब भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है।
ठीक है, तो यही मैंने दोनों का, पहला का तो थर्ड वन का तो आंसर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये लास्ट वन होगा द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेज बाय इंक्रीज ऑफ इम्प्योरिटीज इन इट। अब आते हैं 2014 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन लिखा है 50 ग्राम ऑफ मेटल पीस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्स 2400 जूल ऑफ हीट एनर्जी so as to attain a temperature of 327 degree centigrade. Calculate the specific heat capacity of the metal. देखो हमको हीट एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना, Q का फॉर्मूला क्या है, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अब हमको क्या क्या चीज़ें पता है वो हम लिख देते हैं। तो देखो हमको Q पता है, Q है 2400, ओके वो लिख दिया। मास हमको पता है 50 ग्राम है, ठीक है वो लिख दिया। सी दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो हमको पूछ रहा है तो वो लिखते तो सी लिख दो। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 327 माइनस 27, ठीक है, यानी 27 से 327 हुआ, यही है। अब हम इससे सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो C इज इक्वल टू 2400 डिवाइडेड बाई 15,000 आया। इसका आंसर कितना आता है देखते हैं। तो इसका आंसर आया 4/25 यानी कि 0.16 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है हीट एनर्जी इज सप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट टू 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। द आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 2 minutes. How much time will be required to raise the temperature of water from 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड? तो हम मान के चलते कुछ हीटर और होगा, हमने आइस को रखा, पहले आइस मेल्ट हुआ यानी कि ml, और आइस मेल्ट हो गया, वो हमको बता रहे हैं यहाँ पे कितनी देर में हो गया, 2 मिनट में हो गया। तो पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू ही तो ml है, हम इससे पावर निकाल लेते हैं पहले। तो देखो जब आइस को वाटर में कन्वर्ट हुआ पहले 0 डिग्री में, तो m इंटू एल, यानी m 100 है, l 336 है, 33,600 जूल हीट एनर्जी लिया है। Q हमको आ गया। अब हमको पता है P इंटू टी इज इक्वल टू Q होता है, तो P क्या हुआ, Q बाई टी। Q इज 33,600 और टाइम कितना है 2 मिनट्स, 2 मिनट्स मतलब 2 इंटू 60 120 सेकेंड्स। तो हमारा पावर ऑफ द जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो आ गया 280 वॉट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 टू 20। पानी जब 0 टू 20 जा रहा है तो हीट एनर्जी उसको चाहिए m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, और दूसरी तरफ जो हीट एनर्जी दे रहा है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उसका है पावर इंटू टाइम। पावर हमको पता है 280 है। तो देखो वाटर का तो मैंने निकाल लिया m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, यानी कि 100 मास C 4.2 डेल्टा टी है, 0 से 20 गया मतलब 20, तो आंसर आया 8400 जूल। एंड वी नो कि 8400 जूल किसके इक्वल है, P इंटू टी के, जिसमें P हमको पता है 280 है। टाइम हमको निकालना है, तो टाइम होगा 8400 डिवाइडेड बाई 280, देखते हैं कितना आता है। तो इसका आंसर आया 30 सेकेंड्स। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस A इज 3.8 जूल पर ग्राम पर डिग्री केल्विन, whereas the specific heat capacity of substance B is 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री केल्विन। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द टू इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है वो गुड कंडक्टर होगा, यानी कि क्लियरली B। और नंबर 2 पूछ रहा है हाउ इज वन लेड टू द अबव कंक्लूजन, यही जैसे मैंने अभी कंक्लूजन लिया कि जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। तो पहला का लिख दिया कि सब्सटेंस बी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और नंबर 2 बोल रहा था कैसे ये कंक्लूजन आया, तो बिकॉज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी इज लेस देन दैट ऑफ ए। एंड लास्ट नंबर पूछ रहा है इफ सब्सटेंसेज ए एंड बी आर लिक्विड्स देन विच वन वुड बी मोर यूजफुल इन कार रेडिएटर्स। कार रेडिएटर्स में हम ऐसा लिक्विड यूज़ करेंगे जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई हो, इसका मतलब उस केस में हम ए को यूज़ करेंगे। तो सब्सटेंस ए वुड बी मोर यूजफुल इन कार रेडिएटर एज कूलेंट। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए क्योंकि इसके सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो गिव रीजंस है वो तो बहुत ईजी हैं, आते भी हैं। देखो यहाँ पे कितने सारे आए हैं, ऐसा नहीं कि खाली सम्स ही आए हैं। तो गिव रीजन इजी है तो उसको करके रखोगे। कीवर्ड्स पे ध्यान देना, कब हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखना है, कब हाई है कब लो है, कब हमको मेल्टिंग या बॉइलिंग के टाइम में लेटेंट हीट या स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये सब यूज़ करना है। ये सारे कीवर्ड्स पे ध्यान देना। फॉर्मूला हमेशा लिख करके
जैसे मैंने यहाँ लिखा ना MC डेल्टा T ml, लिख करके जब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज़ कर रहे हो, टोटल हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, ये सब लिख करके करो तो तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, सब मार्क्स मिलेंगे, बहुत अच्छा पेपर होगा। बस कैसे लिखना है ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखना। ओके, आई होप तुम लोगों को ये PYQ कैलोरीमेट्री के समझ में आए हैं, इससे तुम लोग का कॉन्सेप्ट और अच्छा ही हुआ होगा। तो अब प्रिपरेशन करो अपने फिजिक्स एग्जाम के लिए एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल, बाय बाय, जय हिंद।